हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं अवैध बैच की इस पहली सी क्लास में। इस पहली सी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज अपने क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है, आज हम सीधी सी बात है क्या है कि जो आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपकी प्यारी सी साइंस में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका हम आज पहला लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरे लेक्चर पूरी मज़ेदार से आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा देंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को भेजे में कुछ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं उसको तो देखते ही देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन पहला लेक्चर है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे शुरुआत से हम, और इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि हम सीधे मैं अपनी बातें बताते हैं, नो, चैप्टर के बारे में पूरा ओवरव्यू कि क्या है शुरुआत में चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज देखें टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आएगा कि इंट्रोडक्शन, कि मैं अपना खुद का इंट्रो दूँ। फिर मैं दूंगा कि क्या क्या आज मैं पूरे चैप्टर में पढ़ाऊँगा, इस पूरे लेक्चर में क्या मैं आज पढ़ाऊँगा, क्या क्या टॉपिक आज कवर किए जाएंगे। फिर उसके बाद टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे हम। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, क्या है चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होती है केमिकल रिएक्शन, और इसमें बहुत सारे सिमुलेशन भी आने वाले हैं, और तो और केमिकल इक्वेशन कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इसके सिंबल को हम लिखते हैं, वो सब भी देखने वाले हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। जो सबसे मेजरली डाउट रहता है बच्चों को, केमिकल इक्वेशन को वो क्या बोलते हैं बैलेंस करना, बैलेंस करने में दिक्कत आती है, तो वो आज से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चेंज, क्या होता है चेंज, इसके लिए एग्जाम्पल देखो। आप बचपन में नन्हे मुन्ने से बालक, अब वो बालक अब बड़ा हो गया, क्लास 10th में आ गया। किसमें? क्लास 10th में आ गए आप लोग। ठीक है, आपकी जो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट से आप फाइनल स्टेट में अभी यहाँ पे आए हैं, क्लास 10th में आए हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है यही चेंज है। पहले आप ऐसे थे, फिर आप ऐसे हो गए, तो ये डिफरेंस है इनके बीच का, यही चेंज है। ऐसे ही डेफिनेशन क्या है कि अ चेंज इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अ चेंज इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन, वही चेंज कहलाता है। अब चेंज टू टाइप्स के होते हैं, देयर इज टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। इनमें मेजरली डिफरेंस एक ही चीज़ का है, बाकी तो सेम ही है कि फिजिकल चेंज में अ चेंज इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम एंड ओनली इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो आइडेंटिटी है, किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी है, वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को ना खोए और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल दे। जैसे साइज उसका चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, और उसकी स्टेट चेंज हो जाए। ठीक, और ठीक है, जैसे एग्जांपल में मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या चीज़, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऐसी बहुत सारी भी एग्जांपल दिखाना हूँ, बिल्कुल फील कराने वाले। केमिकल चेंज, अ केमिकल दैट लीड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसा केमिकल जो कोई नया चीज़ बनाए, कोई नया सब्सटेंस बनाए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज हों उसकी जिससे वो बनी है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला दिया। ठीक, एग्जाम्पल में देखते हैं फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। क्या है आपके फिजिकल चेंज? मैंने जैसे बोला मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आइस का एक क्यूब था, गर्मी लग रही थी, मैंने पानी को ठंडा करने में
फ्रिज से आइस का क्यूब लाया। अब उस आइस के क्यूब को मैंने पानी के गिलास में डाल दिया, पानी के गिलास में लगाया तो पानी ठंडा हो गया। तो आइस कैसी थी? आइस स्टेट क्या थी? सॉलिड स्टेट में थी आइस। और जब मैंने उसको पानी में डाला और उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाया तो क्या हुआ? वो वाटर बन गई। अब वाटर की स्टेट क्या हो गई? लिक्विड स्टेट हो गई। अब जब आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में गई तो उसकी स्टेट तो चेंज हो गई, उसका शेप एंड साइज तो चेंज हो गया, बट है तो वो पानी ही ना। आइस भी पानी की थी और बनत पानी ही। जो उसकी आइडेंटिटी थी इनिशियल में बस वही थी, जैसे कि आप बचपन में आप थे, अब बड़े हो गए, आप क्लास 10 में हैं तो आप ही ना। आपकी आइडेंटिटी तो नहीं खोई, आपका शेप साइज स्टेट चेंज हो गई। नॉट अ चेंज, आइडेंटिटी, पहचान, वही चीज़ है ये। आइस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई, स्टेट चेंज हो गई, शेप एंड साइज चेंज हो गया, लेकिन इसकी आइडेंटिटी नहीं हुई। ये क्या है? एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ऐसे ही बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब मैंने इस वाटर को उबाल दिया, गर्म कर दिया, गर्म कर दिया तो ये वेपर बन गई, वेपर बन गई, उड़ गई वेपर से। इसकी अब स्टेट क्या हो गई? अब इसकी स्टेट हो गई गैसेस स्टेट में हो गया। ये लिक्विड से अब गैसेस गैसेस स्टेट में आ गया तो ये उड़ गए वेपर बन के। स्टेट चेंज हो गई, शेप एंड साइज चेंज हो गया, लेकिन आइडेंटिटी तो इसकी वही है ना। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है? आइडेंटिटी उसकी ना बदले, उसका शेप एंड साइज बदल जाए। कटिंग ऑफ पेपर, मैंने एक पेपर लिया, पेपर को मैंने कैंची से काट दिया, वो है पेपर ही, दोनों चीज़ें। ये पेपर का एक टुकड़ा था, इसको बीच से काट दिया तो ये दो पेपर के टुकड़े छोटे छोटे बन गए। है तो ये पेपर ही ना, पेपर है। इसने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खोई, अपनी पहचान तो नहीं खोई कि मैं कुछ और बन गया उस समय, है ना। ऐसे ही ब्रेकिंग ऑफ गिलास में, गिलास में पानी ले जा रहा था, पानी मेरे गिलास मेरे हाथ से छूट गया तो पानी गिर गया, गिलास गिर गया, गिलास टूट गया। अब टूट गया तो कांच के छोटे छोटे पार्टिकल बिखर गए, इधर उधर रह गए। तो क्या वो है? तो वो कांच के पार्टिकल ना। गिलास किसका था? इनिशियली गिलास की आइडेंटिटी क्या थी? कि वो कांच है, एक कांच है। अब टूटने के बाद उसकी आइडेंटिटी क्या है? वो भी तो एक कांच है, लेकिन उसका शेप साइज ये चीज़ें चेंज हो गई। ठीक, ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ऐसे ही डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, शरबत बनाया, शक्कर को घोरा और पी गए, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जाम। बेंडिंग ऑफ मेटल, किसी मेटल को मोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी तो वही है, कि उसकी पहचान वही है कि वो मेटल है। जिस मेटल का वो पहले था उसी मेटल का वो अभी है, लेकिन चेंज क्या हुआ? उसकी स्टेट बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। अब केमिकल चेंज में देखें उससे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जानो कि नए चीज़ केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई नई चीज़ तो बनी नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब नई चीज़ बनना, और जो हमारा केमिकल चेंज होता है उसमें हमारी कोई नई चीज़ बनती है, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसका। ठीक, अब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की कील, आपने लोहा देखा होगा, उसमें क्या बोलते हैं कि जंग लग जाती है, हवा और पानी के कांटेक्ट में आके लोहे में जंग लग जाती है। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन, धूल टाइप में समझ लो, जंग की धूल हो जाती है वो। बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने पेपर लिया, पेपर को मैंने जलाया जब पेपर को तो राख निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और हीट निकली, 3 चीज़ें निकली। ये कोई नई चीज़ है ये। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक चीज़ है कि अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो जैसे मैंने पेपर को लिया और काटा तो मैं उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकता हूँ, वापस मैं उसी स्टेट में ला सकता हूँ। जैसे मैंने बर्फ़ ली, बर्फ़ का टुकड़ा लिया, उसको नॉर्मल टेम्परेचर किया तो पानी बन गया वो। अब मैं उस पानी को जमा कर वापस बर्फ़ के टुकड़े में ले जा सकता हूँ, तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस होती है फिजिकल चेंज की। लेकिन केमिकल चेंज की रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है।
केमिकल जैसे मैं कागज़ लिया, कागज़ को मैंने जलाया और राख बन गई। अब उसमें राख से मैं वापस कागज़ नहीं करना सकता, नहीं बना सकता मैं कागज़ वापस, वापस मैं पुरानी वाली स्टेट में नहीं ला सकता उसको। कुकिंग ऑफ एग, अंडे को कुक कर दिया। सॉवरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क यानी कि दूध का दही बन जाना, ये एक केमिकल चेंज है। बेकिंग ऑफ केक, इसका बर्थडे आ रहा हो तो ये केक बनाओ, वो क्या होगा, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, अब केक बनाया है, एक कुकिंग ऑफ एग किया है और सॉवरिंग ऑफ मिल्क हुआ है, ये सब खाने की चीज़ें खा गए लोग यार। अब खा गए तो उसको डाइजेस्ट भी करना है। अब डाइजेस्ट करना, तो ये डाइजेशन होना कौन सा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक, अब फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इस वीडियो को रोको और इन क्वेश्चन का आंसर लिखो कमेंट पर। कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ का कटना। ठीक, पेड़ का कटना क्या है, पेड़ को हमने काटा, पहले सोचो कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, काटेंगे वापस वो होगा पेड़ ही, क्या उसकी इनिशियल उसकी पहचान खोई है, सबसे पहले ये सोचो उसकी पहचान खोई है क्या। पहले ये पेड़ था काटने के बाद, वो काटने के पहले पेड़ था, फिर मैंने उसको काटा, वो भी लकड़ी थी, वो भी लकड़ी थी, तो उसकी इनिशियली आइडेंटिटी क्या थी, लकड़ी होना, तो लकड़ी तो थी। ठीक है, शेप एंड साइज चेंज हुआ, हाँ मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं सोचूंगा कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, क्या कोई नई चीज़ बनी क्या, नहीं ना। अब मैं सोचूंगा क्या कोई नई चीज़ बनी, नहीं, वो लकड़ी थी, ये भी लकड़ी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कटिंग ऑफ ट्री, फिजिकल चेंज, उसकी इनिशियल स्टेट चेंज थी। देखो फिजिकल और केमिकल चेंज में चार चीज़ें ध्यान रखो। पहले आइडेंटिटी, उसकी पहचान, दूसरी शेप एंड साइज, तीसरी क्या हुआ, तीसरी केमिकल कॉम्पोजिशन, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, और बस उसकी पहचान क्या थी, इनिशियली उसकी आइडेंटिटी क्या थी, उसको उसकी शेप एंड साइज को। अब देखो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, नो। चौथे पॉइंट में हम देखना कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं है, उसको क्या वापस हम वैसे ही स्टेट पुरानी वाली स्टेट में ला सकते हैं, उस चीज़ को देखना है। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, अब वो मैं लकड़ी के छोटे टुकड़े लाया, मेरे को ठंड लग रही थी तो मैंने उनको जलाया तापने के लिए, तो बर्निंग ऑफ वुड, वुड को जलाया, तो लकड़ी को जलाया, इसको ऐसा करो, ओ ओ ओ डाल दो इसको। अब देखो ये वुड थी, वुड को मैंने जलाया तो क्या निकला, राख निकली, उसकी गैस निकली बहुत सारी और हीट निकली, जिससे मैं सेक रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, तो राख क्या है, ये राख एक न्यू सब्सटेंस है, ये क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है। राख क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है, कोई नई चीज बन गई, तो ये क्या होगा, ये होगा केमिकल चेंज। ठीक, मेल्टिंग ऑफ बटर, अब इसे मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जाम्पल था, वैसे ही मेल्टिंग ऑफ बटर का एग्जाम्पल है। बटर की टुकड़ी थी, उससे कुछ बनाया तो वो पिघली, मेल्ट हुई, तो उसकी स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी और आइडेंटिटी को उसने अपने नहीं बदला, और वो रिवर्सिबल प्रोसेस भी, उसको मेल्ट करके उसको वापस से जमा कर उसी स्टेट में ला सकते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ बटर, दैट इज अ केमिकल सॉरी फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल का भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्क्वेजिंग अ लेमन,
लेमन का निचोड़ना। अब शरबत बनाया तो उसमें कभी कभी नींबू निचोड़ कर भी शरबत पीते हैं हम, शिकंजी टाइप में, शिकंजी बोलते हैं उसको। तो वह ये स्क्वेजिंग, नींबू का निचोड़ना। तो नींबू को निचोड़ने में क्या, उसने अपनी इनिशियली आइडेंटिटी को खोया, नहीं खोया ना, है वो नींबू ही था, वो खट्टा, ये भी खट्टा है नींबू, लेकिन उसका शेप साइज चेंज हो गया। तो ये क्या होगी, फिजिकल चेंज। इसके बाद डाइजेशन ऑफ छोले भटूरे। छोले भटूरे खाए होंगे तो उसको डाइजेस्ट होना, उसको डाइजेशन होना क्या है बताया था अभी, केमिकल चेंज। डाइजेशन इज द केमिकल चेंज, डाइजेशन होना केमिकल चेंज है। देन इसके बाद बर्निंग ऑफ कैंडल के ऊपर आते हैं हम, उसका बढ़िया से एक एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल कॉज द टू टाइप्स ऑफ चेंज। बर्निंग यानी कैंडल का जलना, दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। दो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, एक बर्निंग ऑफ कैंडल है। फिजिकल चेंज क्या होता है उसमें, मोमबत्ती जली तो जो मोमबत्ती की मोम यानी वो वैक्स है, वो वैक्स पिघलती है तो क्या वैक्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाती है, हाँ उसकी स्टेट चेंज हुई, ठीक है। अब क्या उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, हाँ उस लिक्विड को वापस जमाएं तो वो रिवर्सिबल हो जाएगी, वो जम जाएगी वापस। उसका शेप एंड साइज चेंज होता है, हाँ उसका शेप एंड साइज भी चेंज होता है। क्या उसकी इनिशियली स्टेट चेंज, वो इनिशियली आइडेंटिटी चेंज होती है, नहीं थी, वो पहले वैक्स, अभी भी वैक्स है मोमबत्ती की। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, द वैक्स मेल्ट सॉलिड से लिक्विड में जाती है, इट कैन बिकम अ सॉलिड अगेन व्हेन कूल्ड। इसको कूल जमाएंगे वापस ये सॉलिड बन जाएगी, सो दैट इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। केमिकल चेंज क्या होता है, जो मोमबत्ती का धागा होता है, धागा, तो द थ्रेड इन द मिडल बर्नर प्रोड्यूसिंग स्मोक एंड न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कैन नॉट बी रिवर्सिबल। जो धागा को हम जलाएंगे तो राख निकलेगी, स्मोक धुआं निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस निकलेंगी और हीट भी निकलेगी। तो कोई नया सब्सटेंस बना, क्या कोई नया सब्सटेंस बना, तो ये क्या केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हमने बर्निंग ऑफ कैंडल के दो चेंजेस देख लिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या, मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन का एक एग्जाम्पल है बढ़िया सा, इसके लिए एक सिमुलेशन भी दिखाया गया है, वो भी अभी आएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन एक रिबन टाइप में है, उसको मैंने काट दिया बीच से। ये एक मैग्नीशियम रिबन की टुकड़ी है, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो क्या बनेगा, दो छोटे छोटे मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े बन जाएंगे। तो इसकी क्या इनिशियल स्टेट चेंज हुई है, इसको अगर मैं कट करूँ इसको मैं, तो क्या इसकी इनिशियल स्टेट चेंज हुई है, या क्या वो क्या बोलते हैं, इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई है। ये पहले मैग्नीशियम रिबन थी, काटने के बाद है तो मैग्नीशियम रिबन ही ना, चेंज तो हुआ नहीं है। और तो और जब मैं इस मैग्नीशियम रिबन को जलाऊं क्या होता है उसको देखते हैं। चलो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, सिमुलेशन में देखो, पहले ध्यान से देखना कि इसमें हो क्या रहा है। कैंची रखिए, इसको मैं सबसे पहले जलाऊंगा, ये जल गई आग। अब मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा, मैग्नीशियम जली, ये दिख रहे हैं, ये पाउडर, मैग्नीशियम रिबन का ये पाउडर, ये क्या काम कर रहा है। अगर इस पाउडर को मैं लिटमस पेपर्स में डालूं, अभी लिटमस पेपर का कंसेप्ट आएगा आपके पूरे चैप्टर में और आगे भी, तो क्या होता है, ये कौन सा चेंज होगा बताओ, ये दो टिक हैं रिजल्ट में, ये कौन सा चेंज होगा, केमिकल की फिजिकल। मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाया तो ये कौन सा चेंज होगा, ये केमिकल चेंज होगा, समझे, ये सिमुलेशन है। उसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन को मैंने जलाया तो कोई नई चीज़ बनी, यानी कि जब मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये इसका वाइट पाउडर है। ये क्या है, वाइट पाउडर है। ये क्या है भाई, वाइट पाउडर है, ठीक, ये वाइट पाउडर है मैग्नीशियम रिबन का, ये वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये वाइट पाउडर है। अब
मैग्नीशियम को जब काटा तो ये क्या, ये फिजिकल चेंज हुआ, और जब मैग्नीशियम एलिमेंट को जलाया तो ये क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। इसी शीशे से मान चलो रख लो यहाँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ के बारे में, केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन? अभी हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन आती है। जो ये केमिकल, सीधी सी परिभाषा ये है कि केमिकल चेंज की जो ये प्रोसेस है, कैसे ये केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज की जो ये प्रोसेस है, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अच्छे, a chemical reaction is a process in which substance undergoes transformation resulting in the formation of the new substance with the different chemical properties। वही चीज लिखी है, जो केमिकल चेंज का प्रोसेस है उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। A chemical reaction is a process which a substance undergoes transformation resulting in the फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बने विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने पेपर लिया, पेपर को मैंने जलाया, उस पेपर को जलाया तो पेपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हीट निकली, प्लस राख बनी पेपर की। तो ये राख है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हीट क्या है, कोई नया चीज़ है ना, नया सब्सटेंस है, राख, कोई नया सब्सटेंस बना, तो ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज की इसी प्रोसेस को क्या बोला, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के साथ रिएक्ट कर कर आयरन ऑक्साइड की रस्ट यानी कि धूल बनाता है, आयरन ऑक्साइड की धूल बनाता है। तो ये हुआ क्या है, तो ये केमिकल चेंज, और इसी केमिकल चेंज की इस प्रोसेस को क्या बोला गया, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी केमिकल चेंज की इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, जल्दी से बंद इसको पॉज करो और मैं इसका आंसर लिखो। अब तक आपने आंसर देख लिया होगा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, कौन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा केमिकल चेंज है, बताओ, अपनी माइंड को बिल्ड करो। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, शरबत बनाने के लिए मैंने पानी में क्या बोला, शक्कर को घोला, शुगर को घोला, तो शरबत बन गया। तो क्या उसका शेप एंड साइज मान के उसी और में स्टेज है, लेकिन उसकी जो स्टेट थी वो चेंज हुई, मीठा पानी बन गया वो। क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई, पानी है ना वो, इनिशियली वो पानी था, पानी अभी भी है, बस मीठा पानी है वो, कोई आइडेंटिटी उसने अब तो खोई नहीं कि पानी से वो कुछ और बन गया हो, है वो पानी ही ना। तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ, लेकिन ये नहीं है। हमें पहचानना कौन सा है, केमिकल चेंज। अब मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का टुकड़ा मेल्ट होके वाटर बन गई, तो इसकी शेप एंड साइज और इसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन इसकी शेप एंड साइज, इसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन इसका क्या चेंज नहीं हुआ, इसकी जो इनिशियली इसकी आइडेंटिटी थी, पानी होना, वाटर होना, वो चेंज नहीं हुई। ये फिजिकल चेंज हुआ, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट, कटिंग ऑफ पेपर, में पेपर लाया, पेपर को मैंने काट दिया, अब काट दिया पेपर तो क्या होगा, कटिंग ऑफ पेपर में पेपर का काटना है, क्या केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज है। हमें निकालना क्या है, केमिकल चेंज पता करना है हमको। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क शुगर, ट्वाइनिंग शुगर, यानी कि दूध का दही बन जाए, दूध में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो, खट्टा होकर वो दही बन जाता है, दही बन गया बोलते हैं। ये एक केमिकल चेंज होगा, कैसे, मिल्क है, दूध का दही बन गया, तो दही क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है, अब उसको वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते, तुम दही से दूध बना लो, दही से तुम दूध बना लो वापस, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ऑल 3 चीज़ों ये थी, ऊपर वाली 3 चीज़ें, इनको रिवर्सिबल कर सकते हैं हम, लेकिन दूध का दही बन गया, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बनेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर सही हो गया ना, शाबाशी दे लेना भैया अपने आप को। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या,
नेक्स्ट में भाई क्या है, रुक जाओ यार, एक और क्वेश्चन आता है, ये हमारा सीबीएसई का जो सीएफक्यू वगैरह क्वेश्चन होते हैं ना, उनका क्वेश्चन है ये। ठीक, ये सीएफक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्या है रिएक्टेंट्स, क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लेट सपोज एक रिएक्शन लिखी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट्स इम्प्लाइज क्या बोलते, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका इस पार्ट का जो ये वाला पार्ट है, लेफ्ट ऑफ द पार्ट, मेरी तरफ से लेफ्ट ऑफ द पार्ट, ये क्या होगा, ये इसका रिएक्टेंट्स होगा। क्या होगा, ये इसका रिएक्टेंट्स वाला पार्ट होगा। और जो ये वाला पार्ट है राइट ऑफ द, ये प्रोडक्ट है। ऐसे समझो, जो लोग को हम मिला रहे हैं, जो लोग को हम सब्सटेंस को मिला रहे हैं और नई चीज़ बनाने के लिए जिस चीज़ को मिला रहे हैं वो हो गया रिएक्टेंट्स वाला पार्ट, और जो नई चीज़ बन रही है वो हो गया हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट। तो उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, यानी कि रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, जो नई चीज़ बनी उत्पाद। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो कि द विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, पक्का पुख्ता होनी चाहिए सभी की सभी केमिकल रिएक्शन में। द रिएक्टेंट्स शुड बी इन द सेम स्टेट, जरूरी है। अगर मान के चलो ये वाला Mg सॉलिड स्टेट में है और ये ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में है, दोनों अलग अलग स्टेट है, फिर भी तो ये रिएक्शन हो गई। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं है जरूरी। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, जरूरी नहीं है कि एनर्जी तुम सप्लाई करनी ही पड़े। कभी कभी जैसे कि सोडियम को तुम पानी में फेंको तुरंत बूम में से फटाक हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, क्या ये सेम टेम्परेचर होना जरूरी है? नहीं है जरूरी। तो 10 रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, ये जरूरी नहीं है। अब आते चौथे वाले को ऑप्शन को अपने देख रहे थे, ठीक है। तो चौथे वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वाला पार्ट है उस अगर उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के बीच अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, फिजिकली अगर कांटेक्ट नहीं हुए तो कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, ये चीज़ बोल रहे हैं ये लोग। देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स के बीच फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए तभी कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो बिल्कुल सही। अगर MgO2 के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेगा तो क्या ये बन जाएंगे? क्या ये केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं, ना ये केमिकल चेंज होगा ना ये केमिकल रिएक्शन होगी। जब मैग्नीशियम को O2 के पास नहीं ले जाएंगे तो कहेगी केमिकल रिएक्शन, क्यों बनेगा केमिकल? तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जिसको कर डब्बे में पैक कर दो, डब्बे में। ऑप्शन नंबर 4 इज ऑलवेज राइट। अगर सही है ना पता पा लो अपने आप को भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट का इसके बारे में, केमिकल इक्वेशन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। It shows a chemical reaction using symbol and formulas to represent
द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व, यानी कि अभी तक हम क्या लिख रहे थे, अभी हम लिख रहे थे कि लकड़ी ली, लकड़ी को हमने जलाया और ये चीज़ें बनी, यानी कि राख बनी और गैसेस निकली और हीट निकली। कागज़ लिया, कागज़ को लगाया, जलाया, राख बनी। तो क्या है, ऐसे कौन लिखता है? मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, फिर मैंने उसको गर्म किया। भाई थ्योरी इतनी बड़ी कौन लिखता रहेगा? इसके लिए रिप्रेजेंट के लिए लाया गया किसको? केमिकल इक्वेशन को। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे लिखा है अभी हाइड्रोजन लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और डेट इम्प्लाइज वाटर, वाटर बना। बहुत बड़ी चीज होगी। अब इनको इनके सिंबल वे में, सिंपलाइज्ड वे में सिंबल बना के इनके सिंपल कर दें, एक फॉर्मूला बना दिया जाए, तो वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन होगी। जैसे मैंने हाइड्रोजन को लिखा H2 और मैंने ऑक्सीजन को लिखा O2। H2 और O2 लिखना, ये इस नेचर में हाइड्रोजन H फॉर्म में नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन O फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये H2 और O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं इस नेचर में। इस दुनिया में हाइड्रोजन H2 और ये O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात कि बना H2, हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए कि वीडियो अभी आ रही है, आज ही आ जाएगी वो वीडियो, साथ में इसी में लगा दूंगा, चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में जाना, आपको मिल जाएगी। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन हमने कैसे बनाई? किसी केमिकल रिएक्शन लिखी सबसे पहले अपन ने, तो उनके सिंबल वे में लिख दिया। रिएक्टेंट्स वाले पार्ट को उसके सिंबल वे में लिख दिया और प्रोडक्ट वाले पार्ट को उसके सिंबल वे में लिख दिया, सिंबल में लिख दिया उसके। तो क्या बनी? एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन बनी। ठीक, अब नेक्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है, उस चीज को देखते हैं। ये मेजरली में बहुत बच्चों को डाउट रहता है इस चीज में, लेकिन अब डाउट आज से खत्म इसका, क्योंकि इतने सरल वे में बता रहे हैं ना, देख जाओ अभी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है? अभी तो H2 प्लस O2 दैट सिंप्लाइज H2 लिखा था, क्या वो बैलेंस इक्वेशन? नहीं, अभी वो अनबैलेंस्ड है अभी। तो बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन हमारी जो अनबैलेंस्ड थी उसमें जो नंबर ऑफ एटम है शुड बी रिमेन सेम, LHS और RHS यानी रिएक्टेंट्स वाले पार्ट में और प्रोडक्ट वाले पार्ट में नंबर ऑफ एटम से बराबर रहनी चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे Mg, अभी हम अकेला लिख रहे थे हम MgO2 और MgO, इसको बैलेंस कैसे करें? एक तो दो तरीके हैं इसके, एक पूरी थ्योरी बेस्ड पढ़ लो, एक तो ट्रिक से माध्यम। ट्रिक में कुछ नहीं करना तुमको, सीधे तुम सोचा हाँ ये ऐसा ऐसा, दिमाग में सब हो गया, कुछ नहीं बनाना। दोनों ही चीजें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ट्रिक ही बता दूं, क्योंकि आपको आगे फिर उसमें आने में दिक्कत नहीं आए। ठीक, अपनी ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक क्या कह रही है कि जैसे मैंने लिखा Mg प्लस O2 दिस इम्प्लाइज MgO, ये क्या है? Mg प्लस O2 दिस इम्प्लाइज MgO, दिस इम्प्लाइज MgO, सॉरी MgO। तो सबसे पहले क्या करो, इनको डब्बे में पैक कर लो। एक हमारा Mg हो गया, एक हमारा O2 हो गया और हमारा MgO हो गया, जो ये कंपाउंड बना है। ठीक, MgO2 MgO। अब दोनों तरफ देखो कि कितनी कितनी चीजें दोनों तरफ हैं, बराबर रहनी चाहिए। इतना बस ध्यान रखो कि एटम्स दोनों तरफ बराबर रहनी चाहिए, एटम दोनों तरफ बराबर रहनी चाहिए, इतना बस याद रखो। तो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा Mg1 है और राइट हैंड साइड में भी Mg1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे 2 है और राइट हैंड साइड में हमारा ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हमने 2 का, हमें ऑक्सीजन को 2 करना है, हम यहाँ पे नीचे 2 लगा दें, ऑक्सीजन हमारे हो गए लो 2। ये कोई केमिकल फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक, ये कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं। तो हमेशा इसलिए बॉक्स बनाने के लिए कह रहा है
कि बॉक्स बनाओ, फिर उसके बाहर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी उसके बाहर ही लिखो। तो अब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में हमारे mg कितने हो गए, 2 mg हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कितने mg है, 1 है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे ये ना करना कि हमने यहाँ mg2, अभी भी तो mg2 है, नहीं है, ये नेचर में ऐसा प्रेजेंस ही नहीं करता है, ये अकेला घूमना है, शेर अकेला ही घूमता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हमने से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस इम्प्लाइज H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दिस इम्प्लाइज H2O। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्सेस बनाओ। इसको डब्बे में पैक कर दिया, इसको भी डब्बे में पैक कर दिया, और इसको भी डब्बे में पैक कर दिया। डब्बे में पैक करने के बाद क्या करो, आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितनी कितनी और कितनी कितनी चीजें हैं। जैसे H2 है, हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, राइट हैंड साइड में 2 हैं, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, आगे हम बढ़े। अब इसके बाद हमारा क्या आ रहा, ऑक्सीजन आ रहा। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, और लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो इसको कैसा करें, अगर मैं राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन एटम हो रहे हैं। अब जब 4 राइट हैंड साइड में हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 करने पड़ेंगे। तो इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइड्रोजन के, तो मैं तो 4 इस तरफ भी हाइड्रोजन, 4 इस तरफ भी हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन इसमें भी, 2 ऑक्सीजन इसमें भी। तो ऐसे लिख लो कि हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, इस तरफ भी 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। जब दोनों नंबर ऑफ एटम दोनों पार्ट में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वाले पार्ट में बराबर हो गए, तो इसका मतलब है ये अपनी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, केमिकल इक्वेशन ये अपनी बैलेंस हो चुकी है, अनबैलेंस नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब ऐसे ऊपर वाले में कि यहाँ पे mg कितने हैं, 2 mg हैं यहाँ पे। ठीक, mg कितने, 2 mg हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। और प्रोडक्ट वाले पार्ट में mg कितने हैं, 2 mg है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ठीक, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट यानी LHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो क्या कहलाएगी, एक बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। अब इसका थ्योरी वाला पार्ट क्या है कि कैसी इसकी थ्योरी है, उस चीज को देखो। थ्योरी में क्या लिखा गया, आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। ठीक, बॉक्स बनाना है तो एलिमेंट्स लिखो कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, और नंबर ऑफ, फिर एक 3 कॉलम बनाओ, नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन RHS, यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने हैं और उसमें कितने हैं। ठीक, इसके बाद जैसे मान लो मैंने mg लिखा, एक mg इन्वॉल्व है इन इस केमिकल इक्वेशन में, एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इन दोनों को लिखा। अब इनमें LHS में कितने हैं, अभी पहले LHS में इसमें 1 था, अब इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गए। और ऑक्सीजन वाले में देखूं तो इसमें पहले 2 थे, लेकिन RHS में 1 था, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी वही है कि Zn प्लस H2SO4, दिस इंप्लाइज ZnSO4 प्लस H2। इसमें सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिखो, कितने कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंस है पूरी केमिकल इक्वेशन में। देन इसके बाद नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन RHS लिखो। ठीक, अब ये देखो NCERT ने स्टेप वाइज बताया है कि स्टेप 1 में क्या, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स, बॉक्स इज द फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंस द इक्वेशन। यानी कि सब जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो आप केमिकल फॉर्मूला के जो फॉर्मूलाज हैं अलग अलग, उनके ऊपर बॉक्स बना दो, उनको बॉक्स में बंद कर दो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, उसके बाहर ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बाहर ही उसके गुणा करना है। वही चीज बोली इसने, बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स बनाते। इसके बाद स्टेप 2 में क्या कहा है कि लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमें दी गई थी उसमें लिस्ट करो कि कौन कौन से एलिमेंट्स उस पूरी केमिकल इक्वेशन में दिए गए हैं, उसको लिस्ट करो।
ठीक। तभी वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को उसमें लिस्ट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें दिए गए हैं। तो ये Fe2O, Fe3O4 और H2 है, ये एक केमिकल इक्वेशन है जो अनबैलेंस थी। इसको मैंने सबसे पहले बॉक्स में बंद किया। उस बॉक्स में बंद करने के बाद मैं एक बड़ा सा डब्बा बनाऊंगा, उसमें 3 कॉलम बनाऊंगा। एक में लिखूंगा एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंस, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट। फिर मैं लिखूंगा FeHO, यानी कि जो जो एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं इस केमिकल इक्वेशन में, उनको लिखूंगा। अब स्टेप 3 में क्या बोलता है, इट द ऑफ्टेंट कन्वर्टेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड द कंटेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी अ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन द कंपाउंड, सिलेक्ट द एलिमेंट विद मैक्सिमम। देखो थ्योरी लिखिए, आप समझो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको जो इनिशियली जो लोग थे, जैसे इनिशियली में H2O कितना था, इनिशियली में हाइड्रोजन के कितने एटम थे, इनिशियली में ऑक्सीजन के कितने एटम थे, इनिशियली में आयरन के कितने एटम थे, इन चीज़ को देखो। और बैलेंस करने के बाद वो कितने बन रहे उसको देखो। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी रिमेंबर दैट वाइल कंटेन आफ्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट, यानी कि वही चीज़ बोल रहा है ये। अब हमने देखा वो कितने इनिशियली में इतने थे, अब मैंने उसमें मल्टीप्लाई किया। इनिशियली में वो इतने थे, अब मुझे इतना बनाना है तो मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। स्टेप 4, Fe and Ha atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atom in the partially balanced equation. To equalize the number of atoms, H atoms make the number of molecule of hydrogen as 4 on the RHS, यानी कि इनिशियली में जब, अब पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा, अब राइट हैंड साइड में देखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखा, अब राइट हैंड साइड में देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम से मैच करेंगे। इसके बाद स्टेप 5, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज द लेफ्ट ऑफ बी बैलेंस, दैट इज आयरन। अब आयरन का हमने देखा, तो सीधी सी बात ये है, एग्जाम्पल लो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है FeH2O Fe3O4 प्लस H2, वही एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये देखो कितने एटम इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबसे पहले Fe है इसमें, Fe के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और क्या है, बस ये 3 ही लोग इस पूरे इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अब इनिशियली देखो वो कितने थे, और फाइनली देखो वो कितने हो रहे। इनिशियली फाइनल लिख दो, ठीक है। इनिशियली वो LHS में कितने थे, 1 2 1। इनिशियली वो LHS में कितने थे, एक हमारा ये था, 2 हमारे हाइड्रोजन थे, और 1 हमारा ऑक्सीजन था। इनिशियली क्या बोलते हैं, RHS में कितने थे, 3 हमारे आयरन थे, और ऑक्सीजन 4 थे, 2 हाइड्रोजन थे, 3 4 और 2 हाइड्रोजन। अब फाइनल में देखूं, अब मैच करो कि मैं कैसे इनको बनाऊं, कैसे नंबर ऑफ एटम LHS और नंबर ऑफ एटम RHS में बराबर करूं, इनको मैच करूं। एक इनिशियली में LHS में था, तो फाइनल करने के बाद कितना रहा LHS में, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल में कितना, 3 हो जाएंगे। और अगर मैं ऑक्सीजन वाले पार्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे LHS में 4 हो जाएंगे। इतना पहले पार्ट उसमें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से पहले बॉक्सेस बनाएं, इसलिए बॉक्स बन जाओ। एक बॉक्स,
2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स। बॉक्सेस में सबसे पहले उनको बंद कर लो। फिर उसके बाद हमने जो बड़े से बॉक्स बनाए उसमें कितने कितने हमने एलिमेंट्स रखने हैं उनको देखो। 3 में LHS में हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करूँगा और 4 में ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 3 मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 4 में उसमें कर दे रहा हूँ। 3 3 और 4। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन 4 हो गए और आयरन हमारे 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे अभी भी 8 हो गए, लेकिन RHS वाले पार्ट में हाइड्रोजन अभी 2 हैं। तो क्या किया जाए, जब अभी फाइनल में हाइड्रोजन कितने हो गए, इसमें 8 हो गए और इसमें अभी 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसमें फाइनल में कितने करने हैं। अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन वाले पार्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 हो जाएंगे फाइनल में। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो RHS वाले पार्ट में हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। अगर इस चीज़ को हम ट्रिक से करते, ट्रिक से और जल्दी हो जाता। इसमें पहचानो कि Fe कितने हो गए, अब Fe 3 हो गए इसमें, और हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए। इसके बाद हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हमारे 4 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में इतने इतने ही हो गए। अब राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे Fe इसमें भी कितने 3 हैं और हाइड्रोजन इसमें भी 8 हैं और तो और ऑक्सीजन इसमें भी 4 हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के दोनों में हाइड्रोजन और आयरन ऑक्सीजन तीनों बराबर हैं, इनके तीनों के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, Al2O3 प्लस HCl दैट सिंप्लाइज AlCl3 प्लस H2O। ठीक, AlCl3 प्लस H2O। भैया साहब ये पूरी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वो टेलीग्राम लिंक अबाउट सेक्शन में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें। इसके बाद अब देखो, पहले नंबर ऑफ डब्बे बनाओ। सबसे पहले डब्बे बनाए हमने, देखो डब्बे बन के तैयार हो गए। अब जितने इन्वॉल्व्ड इस क्वेश्चन में एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इन सबको उसमें लिख दो, बड़े बॉक्स में लिख दो। बहुत बड़ा बॉक्स बनाया हमने, बड़े बॉक्स को 3 कॉलम में बांटा, 3 कॉलम में बांटा। अब उनको लिखेंगे हमारे इसमें एक एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है और हाइड्रोजन भी है और क्या क्या है, ऑक्सीजन भी है, हमारा ऑक्सीजन भी है। अब देखो इनिशियली कितने हैं ये और फाइनली कितने हैं। इनिशियली ये RHS में भी इनिशियली और ये फाइनल और ये फाइनल। इनिशियली फाइनल देखो, इनिशियली एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है। एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, एक एक इनके हाइड्रोजन और क्लोरीन है। इनिशियली 2 एल्यूमिनियम, 1 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। और RHS में इनिशियली कौन कितना कितना है, इसको भी देखो। RHS में राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है और क्लोरीन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक, अब इनको बराबर करो, दोनों नंबर ऑफ एटम्स दोनों पार्ट में बराबर करने हैं हमको। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों पार्ट में बराबर करने हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 2 है, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है, क्या किया जाए। तो इसको अगर 2 बनाने हैं तो राइट हैंड साइड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल में ये 2 बचेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 1 है, राइट हैंड साइड में क्लोरीन 3 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल में 3 हो जाएंगे, ये बराबर हो गए। ठीक, सबसे पहले 2 स्टेप तक आओ। 2 स्टेप तक आ गए तो 2 स्टेप को पहले केमिकल इक्वेशन में जो हमारी अनबैलेंस है उसमें भरो। अब मैं उस केमिकल इक्वेशन में इनको भरता हूँ। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 थे तो मुझे यहाँ पे 2 करना है। ठीक है, अब क्लोरीन राइट हैंड साइड में कितने हो गए, अब ये बताओ। फाइनली राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हो गए,
6 क्लोरीन हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। इसको करने के लिए अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई करूँ 6 क्लोरीन हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये 6 हो जाएंगे। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 क्लोरीन यहाँ हो गए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 6 क्लोरीन हो गए, ये भी सही है। अब हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 2 ही हैं। कितने, 2 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 हैं और 6 हो गए, और यहाँ पे 2 है अपने राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट वाले पार्ट में। तो इसको मुझे 6 करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 6 हो गए। अब देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, लेकिन रिएक्टेंट्स वाले पार्ट में ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है दोनों तरह। अब देखो एल्यूमिनियम कितनी है, हाँ यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, 3 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितने हैं, 6 क्लोरीन है। इसके बाद राइट हैंड साइड में जो हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसमें क्या कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, हाँ यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम, 3 है, हाँ 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पे 6 हैं। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 हैं, और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 3 है। दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए, तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब आपको होमवर्क से है एक ये होमवर्क, और एक ये वाला होमवर्क, इसको करके आना। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क को सारा सारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक। एक ये वाला होमवर्क सीबीएसई का पीवाई को जरूर करना भाई, आपके लिए कॉलम बना दिए गए हैं वैसे भी। एक ये होमवर्क, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं अभी, एक और बचा है भाई, सारे सारे आपके होमवर्क नेक्स्ट क्लास में इन सबको डिस्कस किया जाएगा, जरूर आना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और अबाउट सेक्शन में भी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।